गुड मॉर्निंग। चलिए आपका बायोलॉजी का क्लास बता रहे थे। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताए थे। इसमें कुछ अंतर भी बताए थे आपको। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बता रहे थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बता रहे थे। इसमें कुछ अंतर भी बताए थे। इसमें इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके ऊपर कवर नहीं होता है। ये वाला जो कवर है, ये कवर इसमें नहीं होता है। इसमें सेंट्रोसोम होता है। फिर आपका इसमें राइबोसोम होता है जो आपका प्रोटीन निर्माण करता है। सेंट्रोसोम विभाजन करता है। इसमें आपका कोशिका द्रव्य होता है जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। और इसमें आपको बताए थे आपका न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कवर होता है। इसमें आपका सिलिया और फ्लैजेला इसमें भी पाया जाता है। सिलिया फ्लैजेला इसमें भी पाया जाता है। जो छोटे छोटे बाल आकार के होते हैं इसे क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। और जो लंबे आकार के होते हैं उसे फ्लैजेला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर होता है लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है इसी में। फिर आपका हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। तो इन सारे अंग इसमें पाए जाते हैं। यही अंतर होता है। यह पूर्ण विकसित होता है, यह अविकसित होता है। अब इसमें बात करेंगे बाबू कि क्या क्या समानता, इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है। ठीक है, चर्चा करते हैं। आपको हम बताए भी थे कि इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, पहला सिलिया हो गया, दूसरा फ्लैजेला हो गया। इसमें सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है। फिर इसमें आपका सेल वॉल होता है। इसमें क्या होता है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में किस में पाया जाएगा? जिसमें सिर्फ जंतु कोशिका है। यह दो प्रकार के होते हैं, बताए थे ना। एक होता है एनिमल सेल, और एक होता है प्लांट सेल। यूकैरियोटिक दोनों में आता है। तो इसमें आपका सेल वॉल किस में बताए थे? प्लांट में। यूकैरियोटिक में भी किस में आएगा सेल वॉल? तो प्लांट वाला में, ना कि एनिमल वाला में। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। इसमें सेल वॉल होता है, सिलिया होता है, फ्लैजेला होता है। सिलिया फ्लैजेला है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरने में जाने में मदद करता है। जैसे देखते हैं वायरस छींकता है, खांसता है, तो कैसे एक दूसरा से दूसरे जगह जाता है, तो वो किसके मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? सिलिया और फ्लैजेला के माध्यम से। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है जो बिना कवर का होता है। विदाउट कवर, बिना कवर का होता है। ठीक है, बिना कवर का होता है। इसका न्यूक्लियस होता है जो कैसा होता है? बिना कवर का होता है। इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम कैसा होता है? 70S होता है। कैसा होता है? 70S वाला राइबोसोम होता है। आपको बताए थे कि इसमें राइबोसोम कैसा पाया जाता है? 70S पाया जाता है। छोटे छोटे जीव पदार्थ, ये जो वायरस है, कीटाणु है, उसमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम हो गया। इसमें क्या पाया जाता है? 70S हो गया। फिर इसका राइबोसोम हो गया। उसके बाद आपका RNA पाया जाता है। DNA के जगह पर यहाँ क्या पाया जाता है? RNA। क्या पाया जाता है? RNA। क्या होता है? RNA। DNA और RNA का इसके बाद ही बताया जाएगा कि DNA क्या होता है और RNA क्या होता है। ठीक है, तो DNA इसके जगह पर यहाँ पर RNA पाया जाता है छोटे जीव पदार्थों में। फिर इसमें 7वां नंबर में इसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य पाया जाता है। फिर उसके बाद हो गया 8वां नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
तो इतना चीज इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो छोटे जीव पदार्थों की कोशिकाएं होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में भी सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें भी सीलिया फ्लैजिला किसमें, एनिमल वाला में, ना कि प्लांट वाला में। सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है। फिर आपका इसमें सेल बाल होता है, तो इसमें भी सेल बाल होता है, सेल बाल होता है। लेकिन इसमें किसमें, प्लांट वाला में होता है। यहाँ लिख लीजिए प्लांट, यहाँ सीलिया फ्लैजिला एनिमल लिख लीजिए, एनिमल, ठीक है। ये दोनों किसमें पाया जाता है, एनिमल वाला में, इसमें पाया जाता है, प्लांट वाला में। फिर आपका न्यूक्लियस इसमें भी होता है। न्यूक्लियस इसमें भी होता है। तो ये कैसा होता है, कवर वाला होता है। क्या होता है, विथ कवर, विथ कवर, ठीक है। फिर पश्चिमा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम होता है, राइबोसोम, राइबोसोम होता है, एटीएस वाला होता है। कैसा वाला होता है, एटीएस वाला राइबोसोम होता है। फिर इसमें डीएनए होता है, आरएनए की जगह पर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए, जो आपके अनुवांशिक गुणों को एक स्थान से एक अपने पीढ़ियों में पिता से बच्चों तक पहुंचता है, तो वो डीएनए होता है। फिर इसमें आपका हो गया जीव द्रव्य, इसमें भी पाया जाता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म, ठीक है। फिर आपका जीव द्रव्य हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो हरे कलर का होता है, जिसको आप लोग प्लास्टिक बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें में प्लांट वाला में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट कीजिए। यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़ें। यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो आपको याद हो गया होगा कि हम लोग यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं, और जो छोटे छोटे जीव पदार्थ, वायरस, कीटाणु आपका पाया जाता है, या जो भी होते हैं जीव छोटे छोटे, उसमें क्या पाया जाता है, तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम लोग में जीव जंतु पेड़ पौधा में कौन सा पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। कैसा कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक। कैसे कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक। आपको इसमें बताए थे, इसमें कोशिका, ये कोशिका बताए थे, इसमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है जो अर्धपारगम में होती है। इसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें फिर राइबोसोम होता है, फिर आपका इसमें ईआर के साथ में राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम जो रफ साइड हो जाता है वो राइबोसोम हो जाता है, ईआर का जो स्मूथ होता है वो वसा का पाचन करता है, वसा रखता है। फिर आपका सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैकोल्स हो गया, फिर आपका न्यूक्लियस हो गया, कितना चीज़ हो गया, इसके अंग राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वैकोल्स, लाइसोसोम। और जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य।
और केंद्रक में भी कुछ कुछ कोशिका यहाँ भी द्रव्य पाया जाता है, जिसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। एक प्रश्न और आता है बाबू कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पढ़ाए थे, इसका आकार ऐसा होता है और इसके भीतरी दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो कहता है कि यहाँ तो राइबोसोम आपको प्रोटीन बना के दे ही रहा है, राइबोसोम आपको प्रोटीन बना के दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों ज़्यादा आवश्यकता होती है? कि आदमी जो है, जो मनुष्य है, वो दिन भर सांस लेता है। सांस नहीं लेगा तो फिर जीवित नहीं रहेगा। तो दिन भर सांस लेने के कारण इसका काम दिन भर चालू रहता है, 24 घंटा। रात में भी आदमी जब सोते हैं तो देखते हैं सांस लेते रहता है। हाँ, भले उसकी गति हल्का सा कम हो जाती है, सोने वक्त थोड़ा सा हल्का सा गति कम हो जाती है, लेकिन आपका सांस लेना बंद नहीं होता है। सांस लेना बंद होता है तो क्या होता है कि इसका ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है कि ये अपने पास एक 70S वाला राइबोसोम रखे रहता है अंदर में। क्या करता है? 70S वाला राइबोसोम रखे रहता है, ताकि इसको ऊर्जा की पूर्ति यहाँ से बनेगा तो यहाँ से सब में बटेगा। इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, ठीक है, न्यूक्लियस को भी देगा, सबको देना पड़ता है। इसलिए यहाँ इसके स्तर पहुँचते पहुँचते इसको जो प्रोटीन मिलना चाहिए जिस मात्रा में, वो वहाँ मिल नहीं पाता है, जिस वजह से ये अपने पास एक 70S का रखे हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए कि शादी में गए, खाना वाना खाएँ, अगर हो सकता है वहाँ सब में बटने में कहीं हो जाता है, कहीं कम जाता है तो नहीं मिल पाए, तो घरे में आके थोड़ा सा रोटी या भुंजा कुछ भी खा लेते हैं कि नहीं। तो घरे में भी व्यवस्था ही रखने रहता है कि ताकि इमरजेंसी में हमको नहीं मिला भी तो हम यहाँ से काम चला लेंगे। क्या कर लेंगे? काम चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है। तो और इसी में एक होता है प्लास्टिड, जो प्लांट वाला होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में भी आपका एक 70S छुपा रहता है, 70S ये भी छुपा रहता है। अब इसका भी कारण क्या है कि इन पेड़ पौधे को धूप दिन भर मिलता है। अब यह हरी इसमें बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म में 3 प्रकार के लवक होते हैं, बताए थे, हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। तो ये आपका क्या करता है? भोजन बनाता है, भोजन संग्रह करता है, और ये क्या करता है? फल फूल को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ये भोजन को बनाता है, ठीक है। तो भोजन को जब पूरा टाइम धूप मिलते रहता है तो ये भोजन को बनाते रहता है। इसमें भी सांस लेने की प्रक्रिया होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, सांस तो खैर आपका पत्तियों के माध्यम से लेता है, लेकिन यहाँ भोजन जब तक धूप मिलते रहता है बनाते रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये भी अपने एक छोटा सा 70S छुपा के रखे हुए रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका में वह कौन सा अंग है जो अपने पास 70S राइबोसोम रखता है, जो 70S राइबोसोम रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? जो 70S राइबोसोम रखता है। और आपको पूछेगा प्लांट सेल में ऐसा कौन सा अंग है जो आपका राइबोसोम रखता है, तो आपका प्लास्टिड है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए 2 पॉइंट आ गया है तो 2 पॉइंट उन दोनों लिखा देते हैं। वर्णित लवक ये सब आपको बता दिया गया है। तो पहले लिखिए कि जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो 70S राइबोसोम रखता है। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में आपका एक और पूछ सकता है कि पादप कोशिका में
ऐसा कौन सा अंग है जो 70S राइबोसोम रखता है? ये आपका कौन है? प्लास्टिड लावा। प्लास्टिड समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट हो गया? नोट हो गया बाबू? अब चलिए कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आपका ये देखिए कोशिका हो गया। ये हो गया, कौन सा कोशिका हो गया बताइए? जंतु कोशिका है कि पादप कोशिका है? तो आपका जंतु कोशिका है, क्योंकि इसका आकार कैसा है? गोल है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार कोशिका किसकी होती है? जंतु कोशिका की होती है। ठीक है, तो जंतु कोशिका की होती है। अब यहाँ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ER, फिर आपका हो गया वैक्यूल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, आपका सेंट्रोसोम, कारक का कोशिका विभाजन जो करती है। और इनके चारों तरफ तो आपको बताए थे कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके खाली स्थानों को कोशिका द्रव्य से भर दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे में आपस में टकराकर नष्ट ना हो जाए। क्या होता है? एक दूसरे से टकराकर नष्ट ना हो जाए। ठीक है, इसमें आपको बता देते हैं लाइसोसोम। क्या बता दें? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है वह बहुत बदमाश होता है। आपको बताए भी थे कि अगर कोई अंग इसमें काम नहीं करता है तो इसमें एक लिक्विड होता है, अब घटक एंजाइम होता है जो छिड़क कर इसको नष्ट कर देता है। मान लीजिए गोल्जी बॉडी कहेगा कि ना हम ऊर्जा नहीं ले जाएंगे, भाई नहीं ले जाएगा तो ये अपना छिड़क देगा, गंगा जल, कहानी ख़त्म हो गया उसका, है कि नहीं? ये छिड़का बस वो ख़त्म हो गया। फिर न्यूक्लियस क्या करेगा? नया गोल्जी बॉडी बनाएगा, सेंट्रोसोम के ऑर्डर देगा, नया कोशिका से उसको निर्माण करेगा, गोल्जी बॉडी बन गया और नया वाला काम करेगा धकाधक, है कि नहीं? तो फिर आपका ऊर्जा को सेंड कर देगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को ऊर्जा दौड़ने में पैर में चाहिए ना ऊर्जा, और ज़्यादा ऊर्जा पैर को चाहिए जिस समय दौड़ रहा है, और ऊर्जा हमारे मान लीजिए कि मस्तिष्क है या फिर और भी हाथ है, पेट है, इन सब में कोशिकाओं में जो ऊर्जा है वो सब पैर में चल जाता है। वो किसके माध्यम से? गोल्जी बॉडी के माध्यम से, ताकि ऊर्जा ज़्यादा मिल सके। अब मान लीजिए कि अगर नहीं गोल्जी बॉडी रहता तो हमको अगर ज़्यादा दौड़ना है, चलना है, तो हम चल नहीं पाते, क्योंकि जो पैर में कोशिका है जितनी है उसकी जितनी ऊर्जा रहेगी उतने ही दूर तक जाएंगे। मान लीजिए 1 किलोमीटर गए हैं और एनर्जी ख़त्म हो गया, ऊपर वाला कोशिका अपने जमैले रहेगा, वो ऊर्जा नहीं भेजेगा, तो क्या हम दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। समझ में आया? आप जैसे खाना खाते हैं वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है भोजन को पचाने में, इसीलिए देखते हैं नींद आ जाता है, क्योंकि सारे कोशिकाएं ऊर्जा अपना पेट के पास भेज देती है, अमाशय में, पित्ताशय में, ये सब अंग में भेज देती है, और उसको पचाने में पूरा अंग मेहनत करने लगती है, जिस वजह से देखते हैं नींद आ जाता है, माइंड का भी पूरा ऊर्जा वहीं चल जाता है। समझ में आया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? समझ में दिक्कत आ रहा है? नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा कि गोल्जी बॉडी बता रहे थे, तो क्या होता है कि ऊर्जा जहाँ पर ज़्यादा जरूरत है तो वो गोल्जी बॉडी बोलती है। अब होता है कि आपको केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको रॉबर्ट हुक तो कोशिका को खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। तो केंद्रक को खोज करके चल गया। अब क्या हुआ कि न्यूक्लियस को जब जूम करके देखा
तो इसमें कुछ छोटे छोटे अंग केंद्रिका द्रव्य में तैर रहे थे। आपका इसको बाहर जब निकाल के देखा तो इसका आकार एक सलाई रिंच की तरह था। कैसा था? सलाई रिंच की तरह। कैसा था? सलाई रिंच की तरह। और इसका नाम क्या रखा? गुणसूत्र। क्या नाम हो गया? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया। किसने किया? वाल्डेयर ने किया। तो गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया। किसने किया? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। कौन? केंद्रक का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन खोज के चला गया। बार बार देखिए रॉबर्ट हुक आ रहा है। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को खोज करके चला गया। लेकिन बाद में इसमें देखा कि छोटा छोटा अंग तैर रहा, तो वाल्डेयर ने उसे निकाल कर देखा, तो उसको देखा कि भाई सलाई रिंच की तरह ये क्या है, एक्स की तरह आकार की तरह ये क्या है। तो उसको देखा तो उसको नाम दिया क्या? गुणसूत्र। क्या नाम दिया? गुणसूत्र। गुण माने आपका जो गुण है, जैसे हमारा ये गुण नहीं कि हम अपना मस्ती करने वाला गुण है, या फिर कहीं खाने पीने का आदत वाला गुण है, अच्छा गुण है, ईमानदारी है, या गंदी आदत है, ये सब गुण नहीं। ये गुण, इसका गुण दूसरा होता है। इसका गुण है कि हमें 2 हाथ बनाना है, 2 पैर बनाना है, यानी कि 4 हाथ और 10 पैर बनाना है, ऐसा वाला नहीं। 4 पैर वाला बनाना है, जानवर नहीं। तो इस तरह के गुण का सूत्र कहाँ संचित रहता है? इस गुणसूत्र में संचित रहता है। इसका नाम इसीलिए गुणसूत्र पड़ गया। यहाँ फार्मूला बन रहता है कि आदमी को रूप देना है, 2 आँख देना है, 2 नाक देना है। 2 आँख कहाँ देना है? तो यहाँ ही देना है, नहीं तो अखिया पता चला मथवा में दे दिए ऊपर, या मान लीजिए पैरवा में दे दिए, कोई कचारिए देगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये फार्मूला कहाँ संचित रहता है कि दोनों आँख यहीं पर सेट करना है, दिमाग यहीं में देना है, ना कि घुटना में दे देना है कि नहीं? तो ये कहाँ फार्मूला शिफ्ट रहता है? ये आपका शिफ्ट रहता है गुणसूत्र में, इसीलिए इसका नाम गुणसूत्र। और गुणसूत्र को खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं। अब क्या हुआ कि इसको जब आगे खोज, इसको अगर खींच के देखा गया, इसको जब खींचा गया तो स्प्रिंग की तरह निकला, और इस स्प्रिंग की तरह निकला तो क्या हो गया? इसका नाम डीएनए बोला गया। क्या बोला गया? डीएनए। और डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा था। किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा। किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। और डीएनए का रचना, डीएनए का जो स्प्रिंग नुमा रचना है, डबल हेलिक्स, इसको किसने बनाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक। इसीलिए इसे कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स की रचना किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डबल माने 2 और वैज्ञानिक भी 2 मिलके किया। डबल माने 2 और वैज्ञानिक भी कितना मिलके किया? 2। तो डबल हेलिक्स की रचना किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। डबल हेलिक्स की रचना किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। और सर्वप्रथम डीएनए को किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। तो आपको पूछेगा कि गुणसूत्र का खोज किसने किया? तो वाल्डेयर ने। एक ही चीज़ में देखिए कई वैज्ञानिक आ गया, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर दिमाग माइंड को एकदम कॉन्शियस करके सुनिए और याद कीजिए। हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, 2-3 बार बोलिएगा, आपको एकदम निश्चित रूप से याद होगा। तो क्या होता है कि गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। 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 जब उसको खींच के देखा तो स्प्रिंग नुमा निकला, उसका नाम लिखा डीएनए। और डीएनए का खोज किसने किया? डीएनए का कार्लसबर्ग ने सर्वप्रथम देखा। किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। और डीएनए का जो रचना बनाया, पहली बार रचना डीएनए का, मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए का ये जो आकार पहली बार डबल हेलिक्स नुमा, ये रचना किसने पहले तैयार किया? तो वाटसन एवं क्रिक। डबल है तो डबल नाम भी है, डबल है तो डबल नाम से याद रख सकते हैं। तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने किसकी रचना किया? डीएनए के संरचना को दिया, डबल हेलिक्स की रचना किया। ठीक है। उसके बाद डीएनए के अंदर जब खींच के देखा गया
तो इसमें पतले पतले नुमा इसमें पाया गया और इसका नाम जीन रखा। इसका नाम क्या है? जीन। और जीन किसका नाम, जीन का नामकरण किसने किया? जीन का नामकरण जोहानसन। जी से जीन और ज से जीन और ज से जोहानसन। ज से जीन और ज से जोहानसन, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ज से जीन और ज से जोहानसन। तो जीन का नामकरण किसने किया? जोहानसन ने। जिन 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 का नामकरण किसने किया? जोहानसन। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत? तो जिन का नामकरण किसने किया? जोहानसन ने। ज से जीन, ज से जोहानसन, ज से जीन, ज से जोहानसन, ज से जीन, ज से जोहानसन। याद हो गया होगा। गुणसूत्र का खोज बाल्डेयर ने किया, 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 गुणसूत्र का खोज बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। सर्वप्रथम को गुणसूत्र को जब खींच के देखा गया तो डीएनए, और डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। और डीएनए का डबल हेलिक्स की रचना सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने। नाम है डबल तो डबल रचना किया, डबल नाम है तो डबल रचना किया। और डबल हेलिक्स की रचना किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। आप इसको डबल से डबल नाम याद रख सकते हैं। डबल हेलिक्स की रचना पूछता है आपका प्रश्न में कि डीएनए के डबल हेलिक्स की रचना किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डबल काम किया। ठीक है, अब यहाँ से जीन, अब इसको जब खोज निकाल के देखा तो इसमें पतले पतले लंबे नुमा धागा नुमा पाया गया और उसका नाम जीन रखा गया। और जीन का नाम किसने रखा? जोहानसन ने। ये थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा में इतना गड़बड़ हो गया, इतना सारा वैज्ञानिक इसको खोज किया, अलग अलग अंग को। एक ही आदमी देखिए, रॉबर्ट ब्राउन इतना खोज देता था, इतना वैज्ञानिक, 1 2 3 4 वैज्ञानिक को हमको याद नहीं करना पड़ता। चलिए क्या कीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा सोचिएगा ज़्यादा भारी लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है। गुणसूत्र का खोज बाल्डेयर ने किया, उसको खींच के देखा तो डीएनए का सर्वप्रथम देखा किसने? तो कार्लसबर्ग ने। डीएनए के रचना किया तो वाटसन एवं क्रिक। डबल हेलिक्स है तो डबल वाटसन एवं क्रिक। उसके बाद उसके अंदर जो देखा गया धागेनुमा, उसे जीन किसका नाम? जीन का नामकरण किसने किया? जोहानसन ने। अब इसको कैसे रखे? ज से जीन, ज से जोहानसन। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए इतना बात हम दिखा दें। अगर आप ऐसे पारना चाहते हैं तो ऐसे पार भी सकते हैं, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इतना पार लीजिए, उसके बाद फिर आप जितना बात बताए हैं उतना बात लिखा देंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए जितना बात हम बताए थे उतना बात पहले लिखा देते। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि गुणसूत्र का खोज बाल्डेयर ने किया। गुणसूत्र
गुणसूत्र, सूत्र इधर से होता है सूत्र। ये हिंदी में बड़ा टेंशन रहता है, हर्षुकार दीर्घकार है कि नहीं। चलिए गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र कोशिका का, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया, ठीक है। फिर गुणसूत्र के बाद आता है डीएनए, तो फिर आ गया डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा, कार्लसबर्ग ने देखा। फिर डीएनए के डबल हेलिक्स की रचना वाटसन एवं क्रिक ने किया, डबल नाम है, डबल वैज्ञानिक भी है, देख रहे हैं डबल है तो डबल यहाँ नाम भी है, वाटसन एवं क्रिक। तो वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स की रचना की। उसके बाद आपका क्या था, डीएनए के सबसे प्रथम कार्लसबर्ग ने देखा, डीएनए की रचना वाटसन एवं क्रिक ने किया। फिर आपका है जीन का नामकरण जोहानसन ने किया। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, यहाँ तक नोट कीजिए। यहीं तक आपको बताया गया था गुणसूत्र, डीएनए, जीन का नामकरण जोहानसन ने किया, जीन का नामकरण किसने किया, जोहानसन ने। जीन का नामकरण किसने किया, जोहानसन ने। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।